मार्केट को लेकर कोई तो बड़ी खबर मतलब बड़ा कुछ हुआ है जो हमें अभी पता नहीं है, हो सकता है आगे चल के हमें न्यूज आए, तभी इस तरीके की बाइंग जो है वो हमें देखने को मिली है। क्या रीजन है जिसके कारण मैं ऐसा कह रहा हूं, दो तीन रीजन है, वो यहाँ पे समझ लेते हैं और क्या हमें आगे रैली देखने को मिल सकती है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कल की मार्केट अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा लार्ज कैप इंडेक्स सिंगल डे में 0.6% चढ़ा हुआ था। हमारा जो मिड कैप इंडेक्स है वो 1.16% चढ़ा हुआ था। इसके अलावा हमारा जो 500 इंडेक्स है वो 0.8% चढ़ा हुआ था। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.3% जंप किया एक दिन में एंड माइक्रो कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1.3% जंप कर ही गया था। इसके अलावा मल्टी कैप जो इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 1%, लार्ज एंड मिड कैप ऑलमोस्ट 0.9%, टोटल मार्केट भी 0.8%। तो अच्छा खासा जंप हमें मार्केट के अंदर में कल ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिला। सेक्टर वाइज भी काफी तगड़ी रैली अचानक से हमें देखने में, तो इस तरीके की तगड़ी रैली एक्सपेक्टेड नहीं थी जो कि हुआ। और सिर्फ हुआ नहीं, आज के डेट में 20 दिसंबर के डेट में भी निफ्टी का फ्यूचर्स अगर देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो 0.5% ऊपर है आज भी। तो ऐसा नहीं कि कल रैली होने के बाद मार्केट जो है वो वीक हो गया। और गिफ्ट निफ्टी इतना ऊपर है मतलब सिर्फ डोमेस्टिक इनफ्लो से नहीं है वो ऊपर, वो फॉरेन इनफ्लो से भी ऊपर है। क्या हुआ है, क्रूड ऑयल जो है वो हमारा $56 पर बैरल है, $56 पे है, जो कि 1% बढ़ने के बाद है। अभी थोड़ी एक दो दिन पहले जो क्रूड ऑयल है वो 55 से भी नीचे चला गया था, $55 से भी नीचे, और ब्रेंट क्रूड भी $60 से भी नीचे चला गया था। तो क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हुआ है पहले के मुकाबले में। एक टाइम पे 70-80 क्रूड ऑयल के लिए डॉलर नॉर्मल हुआ करता था, किसी टाइम पे $100 के भी ऊपर चला गया था, अभी 55 के आसपास है। तो ये जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए डेफिनेटली बेनिफिट का काम कर रही है, बेनिफिशियल काम कर रही है। और इन्फ्लेशन का नंबर जो हमें बार बार कम देखने को मिलता है ना, एक बड़ा रीजन उसका ये है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस पिछले कई टाइम से 60 के बिलो ही या 60 के पास ही रही है। क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इन्फ्लेशन काफी तेजी से हमारे यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्ट जहां पे महंगा हुआ वहां पे सब कुछ महंगा हो जाता है। इसके बाद अगर हम रुपए की बात करें तो कल के डेट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कल के डेट में सिंगल डे में ऑलमोस्ट ₹2 के बराबर रुपया स्ट्रांग हो गया है। कहा 91 रुपी पर डॉलर को भी क्रॉस कर गया था, वो घट के 89.27 की कल की क्लोजिंग है, समझ लो। तो एक दिन में ₹2 तक स्ट्रांग हो गया रुपया, ऐसे ही तो नहीं हो गया होगा, कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे चल रही है। जबकि डॉलर सेम वहीं पे है, 98 99 पे डॉलर घूम रहा है, वहीं पे घूम रहा है, तो डॉलर अपना वहीं पे स्टेबल है। रुपया एक दिन में इतना 1% से ज्यादा चढ़ गया है, तो कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। अब हो सकता है ट्रेड डील को लेकर कुछ बातें हुई हो जो कि अभी पब्लिक मीडिया में नहीं आई हो, या फिर कोई और स्ट्रॉन्ग अच्छी अपडेट है जो कि अभी मीडिया में नहीं आई है, हो सकता है नेक्स्ट वीक में मीडिया के अंदर आए, क्योंकि सबसे लास्ट में ही खबर रिटेल इन्वेस्टर हमारे आपके पब्लिक के पास आती है। सबसे पहले तो ये FIS DIS के पास पहुंच जाती है, इंस्टीट्यूशंस के पास पहले पहुंचती है न्यूज, या फिर जो बिग शार्क्स हैं उनके पास पहले न्यूज पहुंचती है। हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के पास जो ये न्यूज़ेस हैं वो सबसे लास्ट में आती है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे चल रहा हो, जिसके कारण मार्केट के अंदर सडन ये राइज आया, और मार्केट से भी ज्यादा जो रुपया एक दिन में इतना स्ट्रांग हुआ है, जो कि लगातार गिरते जा रहा था, लगातार गिरते जा रहा था, वो इतना स्ट्रांग हुआ है। डेफिनेटली हो सकता है RBI ने कुछ सपोर्ट किया हो, लेकिन RBI तो भाई इन्फ्लेशन बहुत कम है, तो RBI रुपया को सपोर्ट कर नहीं रहा, RBI रुपया को फ्री फ्लोट करने दे रहा है। सपोर्ट करना रहता तो पहले ही कर लेता, थोड़ा बहुत तो कर ही रहा है, लेकिन जो पहले की तरह एग्रेसिव सपोर्ट था उस तरीके का एग्रेसिव सपोर्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। तो डेफिनेटली ये जो उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा, और अगले हफ्ते में ये हमें प्ले आउट होते हुए भी दिखेगा। ऑलमोस्ट दिसंबर के अब हम आधा से ज्यादा दिसंबर पार कर ही चुके हैं, लास्ट में ही है। ट्रेड डील को लेकर कुछ खबर आने को तैयार नहीं है। FIIs अब डेफिनेटली हो सकता है अपना छुट्टी पे जाएंगे, तो FIIs की सेलिंग भी आने वाले हफ्तों में 1-2 हफ्ते कम ही रहने वाली है। देखते हैं मार्केट को फिर से ऑल टाइम हाई ऊपर की तरफ पुश मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास US से निकल के आ जाती है। तो अमेरिका के अंदर जो है इन्फ्लेशन का नंबर है वो 2.7% का ईयर ऑन ईयर निकल के आया है नवंबर के महीने में, जो कि
बढ़िया था, इस कारण से अमेरिकन मार्केट्स भी हमें काफी तेज देखने को मिला। 3% की एक्सपेक्टेशन थी इकोनॉमिस्ट की, एंड इतनी बड़ी इकोनॉमी में 0.01% भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो 3% की एक्सपेक्टेशन थी, 2.7 का नंबर निकल के आया है, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन से कम आया तो ये मार्केट के लिए अच्छा है, तो मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। लेकिन जो यूएस फेड का टारगेट रहता है 2% के इन्फ्लेशन का, उससे डेफिनेटली ज्यादा है। प्लस कई सारे इकोनॉमिस्ट एंड ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि ये जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो बायस्ड है एंड ये ट्रू नंबर नहीं शो कर रहा। क्यों ट्रू नंबर नहीं शो कर रहा? क्योंकि हमने देखा कि ऑलमोस्ट 50 दिनों का फेडरल शटडाउन चला था अमेरिका के अंदर में, जिस कारण से अक्टूबर में इन्फ्लेशन का नंबर नहीं निकल के आया। तो ऐसे में कहा जा रहा है अक्टूबर का नंबर निकल के नहीं आया, नवंबर में भी जो डेटा है वो उतना क्लीन डेटा नहीं समझ में आ रहा है, अच्छे से डेटा लिया जा रहा है वो नहीं फील हो रहा है, और मंथ एंड मंथ कंपैरिजन भी हम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जब दिसंबर का डेटा निकल के आएगा इन्फ्लेशन का, तो वो बेटर क्वालिटी का डेटा होगा और वहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि महंगाई में क्या वृद्धि हुई है, कमी हुई है, क्या हुई है, टैरिफ का क्या असर हुआ है। अभी तो देख के ऐसा लग रहा है कि जो ये टैरिफ वगैरह बढ़ाए गए उसका नवंबर के इन्फ्लेशन पे कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है, और इसी कारण से कई सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा बेस्ट है, डेटा उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। नेक्स्ट मंथ दिसंबर वाला डेटा जो होगा उस पर ज्यादा जो स्टॉक मार्केट है वो रिएक्ट करेगी। अब नेक्स्ट जो अपडेट है वो और सबसे बड़ी अपडेट है। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट को लेकर मीटिंग हुई थी और बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। तो टोटल जो इंटरेस्ट रेट है बैंक ऑफ जापान का वो 0.75% बढ़ गया, मतलब पहुंच गया है। इंडिया का कितना है पता है? 5.5%, 5.5% के पास, और बैंक ऑफ जापान का कितना है अभी? 0.75%, 1% से भी कम है अभी भी। फिर भी 30 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। पिछले 30 साल में 0.75% का भी इंटरेस्ट रेट जापान के अंदर में नहीं हुआ था। और इसलिए जब मैं कहता हूं कि ये जो जापानीज येन का कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रहा है, रीजन यही है। पिछले 30 साल से इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा ही नहीं था जापान के अंदर में, 0.75% बढ़ा है तो 30 साल के हाईएस्ट पे हो गया, समझ लो। तो डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट्स की अराउंड द ग्लोब, उसके अकॉर्डिंग ही ये बढ़ा है। सभी लोग 0.25% का ही एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे थे, इसलिए उतना हमें त्राहिमाम नहीं देखने को मिला। अगर 0.5% बढ़ जाता तो बहुत ज्यादा त्राहिमाम हमको देखने को मिलता, ग्लोबली सेंटिमेंट खराब होता। लेकिन ये न्यूज पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जो इंटरेस्ट रेट है जापान का बढ़ेगा, वो कैरी ट्रेड जो है येन का, इसके अनवाइंड होने की जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी और फास्ट अनवाइंड होगा। इंटरेस्ट रेट कम है तो वो धीरे धीरे अनवाइंड होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, 0.75% है, 0.1% होगा, अगर 0.1.25% होगा, तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिन्होंने लोन ले रखा है अराउंड द ग्लोब, उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा चुकाना होगा, पैसा ज्यादा चुकाना होगा, इसलिए वो बेचकर पैसा पहले ही बैंक को दे देना चाहेंगे। तो ये चीज है कि ये बढ़ा है, एक्सपेक्टेशन के दायरे में बढ़ा है, इसलिए हमें उतना रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन लॉन्गर टर्म में हमें इसका अफेक्ट मार्केट के ऊपर, लॉन्गर नहीं मिड टर्म में, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। अराउंड द ग्लोब स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के जापान के अंदर में वापस जाएगा, और जापानीज गवर्नमेंट समझ रही, सेंट्रल बैंक भी वहां पे समझ रही है, तभी वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। मतलब अब जापान के अंदर में अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है, जापानीज लोगों को भी दिख रही है और दूसरे लोगों को भी दिख रही है। तो जापान का खुद का पैसा है वो तो जापान के अंदर जाएगा भी, बाकी दूसरे देशों से भी लोग जापान के अंदर में इन्वेस्ट करेंगे। आप क्या सोचते हो इन सारी चीजों के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।